हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेल साइकिल फेजेस को। और सेल साइकिल फेजेस में हम रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल देखेंगे और सेल के टाइप्स देखेंगे कि कौन से सेल के टाइप किस तरह के होते हैं। तो ये सेल साइकिल फेजेस ये बहुत ज़रूरी है और इसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये सेल साइकिल जो ये रेप्लिकेशन होता है माइटोसिस, ये फुल्ली कंट्रोल होता है। और अगर इसी माइटोसिस में हमको परेशानी देखने को मिलती है तो ट्यूमर होता है। ठीक है, ट्यूमर हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको यहाँ पे जो चीज़ दिखाई गई है हम बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए बिल्कुल आसान करके इसको। तो ये जो पूरा है ये हम देखिए यहाँ से देखिए एक सेल बना दिए है इसको कि एक सेल है। ठीक है, बस समझने के लिए। फिर हम देखिए ये जो सेल साइकिल के फेजेस दिखाई गई है इसको देख लेते हैं। देखिए ये सेल साइकिल के फेजेस अभी हम थोड़ी देर के लिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन इसको हम भूल जाएं। ठीक है, अभी हम इस पे फोकस करते हैं, इस वाले पे। तो देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए सेल जी नॉट फेज में है, यानी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही है। और जीवन फेज ये हम शुरू से मालूम है, जीवन फेज में सेल आया और यहाँ पे सेल में ग्रोथ होती है। फिर जीवन के बाद ये एस फेज में एंटर करता है और एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है। और फिर एस फेज के बाद जी2 फेज आता है और जी2 फेज के बाद फिर ये देखिए ये माइटोसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस। तो माइटोसिस होगी, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगी और फिर एक सेल से दो सेल बन गए। ये पूरी हमारी सेल साइकिल है। लेकिन ये देखिए जीवन से जो एस फेज का ये जो ट्रांजिशन है ना, ये फुल्ली रेगुलेटेड होता है। हमेशा ये जीवन से एस फेज में नहीं जा सकता। ठीक है, जीवन से एस फेज में जाने के लिए यहाँ पे चेक पॉइंट है जो ये इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और इसको मेनली रेगुलेट करता है आरबी प्रोटीन और P53। ठीक है, तो आरबी प्रोटीन और P53 इसको रेगुलेट करते हैं और आरबी यहाँ करीब से बिल्कुल वो करता है। जब तक आरबी का ऑर्डर नहीं होगा तब तक ये जीवन से इस फेज में नहीं जाएगा। कैसे ऐसा होता है अभी हम आगे बात कर लेंगे। और ये P53 जिसको हम गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं, ये ओवरऑल पूरे सेल को जो है ये मॉनिटर करता है और डीएनए में अगर कहीं कुछ खराबी है तो ये ऑर्डर ही नहीं देता है। तो ऑर्डर समझो यहाँ से आता है और जो फिर फाइनल डिसीजन होता है वो यहाँ से होता है, आरबी से। तो इसी वजह से इसको हम गवर्नर ऑफ जीनोम बोलते हैं, आरबी को। ठीक है, तो ये हो गया। अब कैसे होता है आगे हम बात करते हैं। देखिए ये हमारा आरबी प्रोटीन है। आरबी प्रोटीन ये क्या करता है, ये देखिए आरबी प्रोटीन ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड किए रहता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F जब ये इसको बाइंड किए रहता है तो ये सेल जो है जी फेज से यानी जीवन से एस फेज में नहीं जाता है। जीवन से एस फेज में जाने के लिए ये जो E2F है ना, ये आएगा यहाँ पे बाइंड करेगा और जब ये E2F इससे बाइंड करेगा तभी ये सेल जीवन से एस फेज में आ पाएगा और नहीं बाइंड करेगा तो जीवन से एस फेज में नहीं आ पाएगा। अब हुआ क्या, नॉर्मल कंडीशन में देखिए ये इससे बाइंड रहता है। अब जब बाइंड रहता है तो ये यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं करेगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा तो सेल जीवन में ही रुका रहेगा बस। लेकिन ये स्टिमुलेट कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए CDK प्रोटीन है, ये CDK ये वाला जो है, ये CDK आके इसको फास्फोराइलेट करता है। CDK क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इस आरबी को फास्फोराइलेट कर देता है। ठीक है, और जब फास्फोराइलेट करता है ना तो देखिए ये फास्फोराइलेट कर दिया, इस वजह से ये E2F फ्री हो जाता है। तो देखिए जब CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसको फास्फोराइलेट किया तो देखिए आरबी ये अलग हो गया और E2F अलग हो गया। और जब ये E2F अलग होता है तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कराता है। तभी जब जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सेल जीवन से इस फेज में आ जाएगा। ये मैकेनिज्म है। तो ये नॉर्मल हो गया यहाँ तक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये CDK कैसे काम करता है। CDK को कंट्रोल करने के लिए साइक्लिन का होना जरूरी है। नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये काइनेज तो है लेकिन साइक्लिन से डिपेंडेंट है, तो साइक्लिन जब आएगा तभी ऐसा होगा। अब ये साइक्लिन कैसे आता है, तो देखिए हमारे पास ये देखिए हमने एक रिसेप्टर बना रखा है। ठीक है, ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर मान लो है। तो कोई भी ग्रोथ फैक्टर बाहर से आएगा और पहले इस पे बाइंड करेगा। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर आया, इस पे बाइंड किया, तो ग्रोथ फैक्टर जब रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है तो ये जो रास है ना इसको एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे जीडीपी जो होती है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और जीटीपी की वजह से ये जब एक्टिवेट होता है तो ये न्यूक्लियस में चला जाता है और न्यूक्लियस में ये देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है कि साइक्लिन जीन प्रेजेंट है। साइक्लिन जीन को स्टिमुलेट करता है और ये साइक्लिन जीन साइक्लिन का फॉर्मेशन करता है और ये साइक्लिन जाके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को स्टिमुलेट करता है। फिर ये फास्फोराइलेट कर देता है आरबी को और जब आरबी फास्फोराइलेट होता है तो E2F फ्री हो जाता है जो कि जीवन से इस फेज में लेके चला जाता है। तो ये आरबी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा हुआ। अब देखिए ये यहाँ से जो ग्रोथ फैक्टर आया और ये जीन जो इस रिसेप्टर को बना रहा है और ये रास और इसी तरीके से साइक्लिन, ये सब क्या है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं तो इसी वजह से इनको कहा जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, यानी ये प्रोटो ऑन्कोजीन है, यानी सेल डिवीजन कराना चाहते हैं।
और उसके बाद कुछ जीन ऐसे होते हैं जो सेल साइकिल को इनहिबिट करते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो उनको हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे P53 का रोल होता है। P53 क्या करता है? P53 को हम गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं। और ये P53 का मेन काम क्या होता है? ये सेल साइकिल को मॉनिटर करता है, देखता है कि क्या कुछ खराबी नहीं है। अगर कुछ खराबी नहीं है और सेल साइकिल प्रॉपर चल रही है तो ये वाला पाथवे जो है, रास काइनेज वाला पाथवे, अपना आप काम करता रहेगा और यहाँ पे आरबी प्रोटीन के जरिए ये सेल साइकिल G1 से एस फेज में पहुंच जाएगी, ठीक है। ये ऐसा हुआ। लेकिन अगर मान लो कहीं से रेडिएशन आया या कुछ आया और डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है, डीएनए जो हमारा था ये डीएनए डैमेज हो गया। अब जब डीएनए डैमेज होगा तो ये हमारा P53 जिसको हम गार्जियन ऑफ जीनोम बोल रहे हैं, ये फ़ौरन एक्टिवेट होगा। और अब इस टाइम पे ये P53 दो मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेगा। तो देखिए, एक है P21 को ये स्टिमुलेट कर देगा, P21 को, और GADD45 को भी ये स्टिमुलेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे P21 क्या करेगा कि ये जो P21 है आएगा फ़ौरन, देखिए ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन का ये जो मॉलिक्यूल था जो इस आरबी को स्टिमुलेट कर रहा था, इस पे बाइंड कर लेगा। इसको जब बाइंड कर लेगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये पूरा मॉलिक्यूल देखिए ये इनहिबिट हो गया, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी अब, ताकि जो डीएनए में खराबी आई है ना, ये डीएनए में जो खराबी आई है, इसकी वजह से दूसरा खराब सेल ना बने। तो इस वजह से फ़ौरन ये P21 को एक्टिवेट करेगा। P21 ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को अरेस्ट कर लेगा, और जब इसको अरेस्ट करेगा तो ये आरबी जो है ये फास्फोराइलेट नहीं होगा, इस वजह से सेल साइकिल G1 से इसमें नहीं पहुंचेगी, ठीक है। एक फ़ायदा इसका ये हुआ। और फ़ौरन ये क्या करेगा, GADD45 को एक्टिवेट करेगा, और इसको हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर जीन, ठीक है। तो ये GADD45 ये डीएनए को रिपेयर करने चला जाएगा। लेकिन अगर रिपेयर कर दे रहा है तो ठीक है, सेल सही हो गया। लेकिन मान लो ये रिपेयर नहीं कर पाया, GADD45 रिपेयर नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो अब ये डीएनए रिपेयर जीन यहाँ पे जो डीएनए डैमेज होता है उसको अगर सही नहीं कर पाया तो देखिए क्या होता है, P53 फिर क्या करता है। लेकिन उसको देखने से पहले हम देखिए एपोटोसिस के पाथवे को हल्का से देख लेते हैं। तो देखिए एपोटोसिस में BCL2 जीन होता है और BCLXL जीन होता है। तो देखिए ये P53 नॉर्मल कंडीशन में BCL2 और BCLXL पे क्या वर्क करता है और बैक्स या बैक पे क्या वर्क करता है। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब सेल सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो P53 ये देखिए BCL2 या BCLX जीन जो कि एंटी एपोप्टोटिक जीन जिसको हम बोलते हैं, इसको P53 स्टिमुलेट किया रहता है। और ये जो है बैक्स और बैक जीन, इसको हम प्रो एपोप्टोटिक जीन बोलते हैं, इसको ये इनहिबिट किया रहता है नॉर्मल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि BCL2 ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पे जो पोर होते हैं, इस पोर को क्लोज किए रहते हैं, BCL2 और BCLXL। और ये बैक और बैक्स ये इस पोर को ओपन कर देते हैं, ठीक है। जब पोर को ओपन करेंगे तो अंदर से साइटोक्रोम C बाहर आ जाएगा और ये एक्टिवेट कर देता है कैस्पेसेस को, और एपोटोसिस देखने को मिलती है इंट्रिंसिक पाथवे में। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन अब जब ये डीएनए रिपेयर जीन जो डैमेज हुआ था डीएनए में, इसको सही नहीं कर पाया, तो P53 के पास ऑप्शन क्या बचा कि ये जो एंटी एपोप्टोटिक जीन था इसको इनहिबिट कर दे। तो देखिए इसको इनहिबिट कर दिया, और ये P53 ये देखिए ये प्रो एपोप्टोटिक जीन था, इसको स्टिमुलेट कर देगा। और जब प्रो एपोप्टोटिक जीन स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, एपोटोसिस हो जाएगी, कैस्पेस एक्टिवेट होंगे और एपोटोसिस हो जाएगी। तो ये जो सेल में डीएनए डैमेज हुआ था, इसकी वजह से दूसरा खराब सेल ना बने, डैमेज वाला सेल, इस वजह से P53 फ़ौरन इस सेल को मार देता है और कैंसर के डेवलप होने से रोक लेता है, ठीक है, या ख़राब सेल या म्यूटेटेड सेल के फॉर्मेशन को रोक देता है। तो ये P53 डायरेक्ट बैक्स को भी स्टिमुलेट करता है। और ये BCL2 और BCLXL से जो निगेटिव का साइन दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाना मकसद है कि जब ये BCL2 और BCLX एक्टिव होते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पे जो पोर होता है ना, इस पोर को क्लोज किए रहते हैं और खुद बैक्स और बैक को इनहिबिट किए रहते हैं, ठीक है, जब ये दोनों एक्टिव रहते हैं। और ये दोनों एक्टिव कब रहते हैं, जब P53 इनको स्टिमुलेट किया रहता है, क्योंकि ये एंटी एपोप्टोटिक जीन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इनहिबिट होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पोर है, जैसे ही ये इनहिबिट होंगे तो ये अपने आप हट जाएंगे, और जब ये हटेंगे तो ये बैक्स और बैक को भी स्टिमुलेट कर देंगे, और ये बैक्स और बैक यहाँ पे आके और पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये P53 के डायरेक्ट कंट्रोल में भी होते हैं और BCL2 और BCLXL के भी कंट्रोल में होते हैं हल्का सा, क्योंकि जब ये हटेंगे तो यहाँ से ये आसानी से आके और ज़्यादा पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे उसमें क्लियर हो गई। एक बार वैसे रफली देख लें तो देखिए डीएनए डैमेज हुआ तो P53 एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये डीएनए रिपेयर जीन नहीं काम कर पाया तो उस वजह से ये इनहिबिट कर देगा BCL2 और BCLXL को, और जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो ये स्टिमुलेट करेंगे बैक्स और बैक को। बैक्स और बैक क्या करेंगे,
प्रो एपोप्टोटिक जीन है तो ये एपोप्टोसिस कराएंगे, और ये P53 डायरेक्ट भी इसको स्टिमुलेट करेगा और ये एपोप्टोसिस कराएंगे और सेल डेथ हो जाएगी। और सेल डेथ होने से पहले मतलब डीएनए रिपेयर के टाइम पे ये P53 P21 को स्टिमुलेट करेगा, और ये P21 क्या करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन को ये अरेस्ट कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, ताकि ये आरबी प्रोटीन को स्टिमुलेट ना करें, इसको फास्फोराइलेट ना करें। जब ये फास्फोराइलेट नहीं होगा तो ये सेल G1 से एस फेज में नहीं जाएगा, ठीक है, और ये पूरा रुक जाएगा। तो ये हुआ हमारा पाथवे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको क्या बताया गया। देखिए सेल साइकिल फेजेज, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, चेक पॉइंट्स कंट्रोल ट्रांजिशंस बिटवीन फेजेस ऑफ सेल साइकिल्स। तो चेक पॉइंट होता है, जैसे सेल साइकिल है तो चेक पॉइंट्स होता है, और ये चेक पॉइंट जो होते हैं ये ट्रांजिशन होता है सेल साइकिल के फेजेस के बीच का, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय साइक्लिन्स। तो ये जो चेक पॉइंट का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे पुलिस कौन खड़ा होता है, तो ये साइक्लिन खड़े होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जो चेक पॉइंट है यहाँ पे साइक्लिन इसको रेगुलेट करता है, इसको चेक करता है, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसको चेक करता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो देखिए ट्यूमर सप्रेसर जीन ये है, ये और ये देखिए ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो ये इससे इसमें जाने को रोकते हैं, मतलब चेक करते हैं अच्छे से सब कुछ सही है तभी आगे जाने देते हैं। इसी तरीके से साइक्लिन है, देखिए साइक्लिन आएगा तभी ये आरबी एक्टिवेट होगा। और उसके अलावा देखिए ये सीडीके है, तो सीडीके भी चेक पॉइंट में इसमें हेल्प करते हैं। तो इन्हीं तीनों का नाम बताया गया, साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का ही एक है, बस हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। P53 भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, एम फेज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये एम फेज जो है ये शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। और इस एम फेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं, देखिए माइटोसिस होती है, और माइटोसिस में प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी माइटोसिस में आ गई। और उसके बाद फिर क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, यानी जो साइटोप्लाज्म है ये भी दो हिस्से में बढ़ जाता है और सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म स्प्लिट इनटू टू। और देखिए G1 इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। तो ये जो G1 है ये वेरिएबल ड्यूरेशन क्या होती है, हर सेल में अलग अलग, क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से सेल की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से ये होती है, और सेल जब इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा तभी आगे जा पाएगा, ठीक है। इस वजह से G1 जो होती है ये वेरिएबल होती है, ये बताया गया। और रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, देखिए यही बताया गया, इसको हमने डिटेल में देख लिया।